नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में हम अलग अलग समाचार पत्र साथ साथ पीआईबी के संदर्भ में प्रमुख जो समाचार होंगे उनके आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपसे पूछेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दोहरे उपयोग वाली परमाणु प्रौद्योगिकियों की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। देखिए, दोहरे उपयोग का मतलब ये रहता है कि आप नागरिक उपयोग के लिए बात कर रहे हैं लेकिन उसका सैन्य उपयोग भी कर रहे हैं। इस आधार पर जो तकनीक होती है उनको डुअल यूज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, पहला कथन सत्य है, ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोग होते हैं। और इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि भारत की तरफ से आप देखें 2020 में तो ऐसा हुआ ही था कि चीन से एक कंसाइनमेंट पाकिस्तान में जा रहा था और उस कंसाइनमेंट के संदर्भ में माना जा रहा था कि उसमें जो इंडस्ट्रियल ड्रायर है उसके नाम से कुछ ऐसा कंपोनेंट ले जाया जा रहा था जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में उपयोग होता है। और भारत ने एक तरह से उसको यहाँ पर रोका था, यानी हमारे कस्टम विभाग ने रोका था। उसी तरीके से आप देखें, हाल फिलहाल में मुंबई पोर्ट में फिर एक मामला सामने आया है जहां पर माल्टा के फ्लैग वाला एक पानी का जहाज है जो एक तरह से चीन के बंदरगाह से सामान को लेकर जा रहा है, कहां पर, पाकिस्तान में, कराची। और माना जा रहा है कि वहां पर जो तकनीक ले जाई जा रही है इंस्ट्रूमेंट में, उसका एक तरह से परमाणु हथियार में उपयोग हो सकता है। तो नागरिक उपयोग के नाम पर है लेकिन उसका डुअल यूज़ है, उसका सैन्य उपयोग हो सकता है। तो ऐसी तकनीक को हम डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये जल्द हाल फिलहाल में आप देखें दूसरा मामला है जहाँ पर भारत ने ऐसे कंसाइनमेंट को पकड़ा है। दूसरा प्रश्न, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी फ्री मूवमेंट रेजिम समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मुक्त आवागमन व्यवस्था ने भारत म्यांमार सीमा के 16 किलोमीटर के भीतर के निवासियों को एक विशेष पास के साथ 2 सप्ताह तक स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी है। दूसरा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में 2018 में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। तो देखिए, अगर हम भारत म्यांमार की सीमा की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, साथ साथ अगर हम बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों के साथ में आप देखें कि म्यांमार की प्रमुख रूप से जो सीमा है वो लगती है। और आप देखें कि 2018 में ये जो समझौता किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि दोनों देशों की सीमा की अगर हम 16 किलोमीटर की बात करते हैं, यानी 32 किलोमीटर का पूरा ये पट्टी है, जिसमें 1 साल के लिए आप देखें एक तरह का जो पास है वो इशू किया जाता है। और एक बार में कोई व्यक्ति ऐसे भारत से मान लीजिए म्यांमार में जा रहा है या म्यांमार से भारत में आ रहा है तो लगातार आप देखें 2 सप्ताह तक वो निवास कर सकता है। इसके आधार पर कार्य या अन्य प्रकार की जो सांस्कृतिक संबंध है उनको मजबूती एक तरह से मिलती है। तो ये फ्री मूवमेंट रेजिम है, ये 4 राज्यों को प्रमुख रूप से यहाँ पर कह सकते हैं एक सहायता देती है। तो इस आधार पर पहला कथन आप देखें बिल्कुल सही है। दूसरा, 2018 में शुरू किया गया था और आप देखें भारत की एक पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इसका उद्देश्य ये है कि पूर्वी एक तरह से जो एशिया के देश है उनसे संबंधों को मजबूत किया जाए। आप ध्यान रखें, म्यांमार अकेला देश है जिसकी भारत से स्थल सीमा बनती है और जो एक तरह से आसियान का सदस्य है। तो आसियान के जो 10 देश हैं उसमें म्यांमार भी शामिल है। तो आसियान तक स्थल पहुंच के लिए म्यांमार हमारे लिए एक तरह का गेटवे है। तो उस आधार पर आप देखें तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो माना यह जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों की जो मजबूत स्थिति है उसके लिए भी 2018 में ये कदम उठाया गया था फ्री मूवमेंट रिजिम का। तो दोनों कथन सही हैं, इसीलिए उत्तर है हमारा सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि ये जो फ्री मूवमेंट रेजिम है इसके बारे में आप देखें माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से गुवाहाटी असम के दौरे पर एक घोषणा की गई थी कि इसको बंद किया जाएगा, क्योंकि आप देखें इसके माध्यम से म्यांमार में जो वर्तमान संघर्ष चल रहा है तो अलग अलग जो भी प्रवासी लोग हैं वो अवैध रूप में भारत के राज्यों में आ सकते हैं। साथ साथ आप देखें हथियार या जो ड्रग्स है उनकी तस्करी भी हो सकती है, और जो नॉर्थ ईस्ट के चरमपंथी संगठन है उनको एक तरह से कह सकते हैं कि दोबारा एक उभार के लिए एक सहायता मिल सकती है। तो वो सारी स्थितियां देखकर आंतरिक सुरक्षा के आधार पर इसे बंद किया जाएगा। लेकिन इसका विरोध आप देखें कुछ राज्यों में हो रहा है, जैसे अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, साथ साथ मिजोरम, इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं ने इस प्रस्ताव को यानी फ्री मूवमेंट रेजिम को बंद करने और बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया। इसके लिए उनकी विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पारित किया गया है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्थितियां हैं, जनसांख्यिकी की स्थिति, उसको बेहतर रूप में समन्वित करने के लिए सारा काम है, क्योंकि म्यांमार से बड़ी संख्या में आप देखें कि लोग अवैध रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में पहुंच सकते हैं, कुछ पहुंच भी रहे हैं। उसका कारण अगर आप देखें तो म्यांमार में जो संघर्ष है, इसके पहले आप देखें जो रोहिंग्या शरणार्थी थे उनके आने की स्थितियाँ भी थी। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब यही है कि मान लीजिए अगर बाजार में किसी फसल का मूल्य 100 रुपये प्रति टन है,
या 1000 रुपये प्रति टन है मान लेते हैं हम, तो अगर आप कह रहे हैं कि फसल का मूल्य बाजार में 1000 रुपये प्रति टन है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि ये फसल का मूल्य किसान के लिए लाभकारी हो। मान लीजिए पिछले साल फसल का मूल्य 900 रुपये प्रति टन था, तो इस अनुसार आप देखें किसानों को 100 रुपये प्रति टन नुकसान हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। तो सरकार क्या करेगी, अगर फसल की आपूर्ति ज़्यादा है, फसल का उत्पादन ज़्यादा सप्लाई है, तो अगर ज़्यादा सप्लाई होगी तो बाजार में मूल्य क्या है, वो गिर सकता है। तो सरकार यहाँ घोषणा करती है कि पिछले साल 900 रुपये था, अभी एक तरह से मान के चलिए पिछले साल 1000 रुपये था, अभी 900 की स्थितियाँ दिख रही हैं। सरकार को एक तरह से लग रहा है कि नुकसान है, तो सरकार मान लीजिए घोषणा करती है कि 1100 रुपये प्रति टन, यानी किसानों को 1100 रुपये बाजार मूल्य मिल जाएगा अगर वो सरकारी जो भी खरीद हो रही है FCI के अलग अलग सेंटर पर वहाँ पर जाएंगे। तो इस आधार पर उनके आर्थिक लाभ को सुनिश्चित किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, यानी अगर कोई व्यापारी MSP से सस्ता आपसे खरीद रहा है तो आप सरकारी एक खरीद केंद्र में जाइए, वहाँ पर आपको MSP का मूल्य मिल जाएगा। किसानों को कुछ फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा बुआई के मौसम से पहले MSP की घोषणा की जाती है। तो MSP का उद्देश्य ये है कि किसानों को अलग अलग फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आप देखें 23 अलग अलग फसलें हैं, जिसमें गेहूं और धान के साथ साथ आप देखें अलग अलग प्रकार की दालें हैं, तिलहन है, साथ साथ कुछ नकदी फसलें भी जैसे गन्ना है, कपास है, या अगर हम नारियल की गरी की बात करें। तो इस आधार पर आप देखें अलग अलग फसलों को उगाने के लिए किसान प्रोत्साहित होते हैं। तो दूसरा कथन सत्य है। MSP के कार्यान्वयन का उद्देश्य किसानों को सुरक्षा जाल प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य मिलेगा। अब किसान को मालूम है कि अगर मान लीजिए बाजार में मूल्य गिरते भी हैं तो सरकार MSP से उनको न्यूनतम बाजार का ये मूल्य जरूर देगी। तो ये उनको क्या एक तरह की मूल्य सुरक्षा देता है, ये उनके आर्थिक लाभ को उनकी फसल के साथ सुनिश्चित करता है। तो ये भी एक स्थिति है जो MSP का एक बड़ा लाभ है वो किसानों को देती है। तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। और ये प्रश्न MSP के साथ प्रमुख रूप से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखें कि किसानों की तरफ से अभी जो आंदोलन चल रहा है उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि MSP को एक कानूनी दर्जा दिया जाए। आप यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप में ध्यान रखें, MSP को कोई कानूनी, कोई लीगल एक आधार नहीं है। केवल कैबिनेट के निर्णय के माध्यम से 1965-66 के समय से आप देखें कि भारत में इसको प्रमुख रूप से संचालित किया जा रहा है। तो ये संचालित करने की जो स्थितियाँ हैं वो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो कानूनी आधार पर एक तरह से नहीं है। उसी को कानूनी रूप देने का मतलब है कि संसद के कानून से MSP की गारंटी दी जाए। अभी तक आप देखें सरकार लगातार इसको जब से शुरू किया गया लगातार देती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं, ये रोका भी जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रशासन में आयुक्त प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आयुक्त प्रणाली का मतलब एक तरह से जो कमिश्नरेट एक तरह के सिस्टम होता है उसकी बात है। पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं। SP का फोकस जांच और कानून व्यवस्था पर, DM के पास मजिस्ट्रेट शक्तियाँ होती हैं। देखिए, इस कथन के यानी दोनों को हम देखें, उत्तर को देखें, उसके पहले दोनों का जरा अंतर देख लेते हैं। यानी अगर हम कमिश्नरेट एक तरह से सिस्टम की बात करते हैं, मतलब पुलिस कमिश्नर जैसे सिस्टम की बात करते हैं, और मजिस्ट्रेट के सिस्टम की बात करते हैं, तो जब हम कमिश्नरेट सिस्टम की बात करते हैं तो आप देखें ये यूनिफाइड एक कमांड के स्ट्रक्चर को दिखाता है, जबकि मजिस्ट्रेट सिस्टम में आप देखें दोहरी कमांड होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर पुलिस में देखें तो कमिश्नरेट जो सिस्टम है उसमें कमिश्नर और पुलिस रहेगा, और आप देखें प्रमुख रूप से 2020 में यूपी में आप देखें एक तरह से इसको शुरू किया गया, और यूपी में इसकी जो शुरुआत एक तरह से की गई लखनऊ और नोएडा के साथ में। यहाँ पर आप देखें प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि यूपी पुलिस के जो प्रमुख पूर्व DGP हैं OP सिंह, उनकी एक पुस्तक आई है। पुस्तक का नाम जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्राइम ग्रिम एंड गम्सन, केस फाइल्स ऑफ एन IAS ऑफिसर। तो ये OP सिंह की किताब है। उसमें यह बात बोली गई कि 2019 में जो भी नागरिकता के संदर्भ में जो कह सकते हैं परिवर्तन होने की बात थी, उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन थे उसके कह सकते हैं कि एक प्रकाश में यूपी में एक तरह से जो कमिश्नरेट सिस्टम उसको लागू किया गया। अभी आप देखें 7 जिलों में है, प्रमुख रूप से इसे शुरुआती रूप में लखनऊ और नोएडा में लाया गया। तो उनकी इस पुस्तक में इसके बारे में एक तरह से बात की गई है, तो उसी के आधार पर हमने ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो कमिश्नर और पुलिस यहाँ पर हेड पर रहते हैं अगर हम कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें, जबकि अगर हम सामान्य तौर पर मजिस्ट्रेट सिस्टम में देखें तो SP वो एक तरह से DM को रिपोर्ट करता है। यहाँ पर जो भी एक तरह से कमिश्नर और पुलिस होगा कमिश्नरेट सिस्टम में, जैसे अभी आपका नोएडा या एक तरह से आपका लखनऊ में है या प्रयागराज में है, तो उसके पास मजिस्ट्रियल पावर भी आ जाती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन, जांच, साथ साथ प्रिवेंटिव अरेस्ट, यानी एक तरह से किसी अपराध में प्रिवेंटिव अरेस्ट है वो, और लाइसेंसिंग के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देखें मजिस्ट्रेट सिस्टम में SP फोकस करता है इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, जबकि DM के पास आप देखें मजिस्ट्रियल एक तरह से पावर प्रमुख रूप से रहती है। तो दोनों में आप देखें कि
पुलिस में सीधे रूप में अगर हम शक्ति की बात करें तो कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस के पास सीधे पावर एक तरह से जो कमिश्नर और पुलिस उसके ऊपर है, उसके पास है। जबकि मजिस्ट्रेट सिस्टम में आप देखेंगे जो एसपी है वो डीएम को रिपोर्ट करता है और डीएम फिर राज्य सरकार को। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में माना जाता है कि डायरेक्टली एक तरह से जो कमिश्नर और पुलिस है वो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। तो आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि दोहरा कमांड सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसपी डीएम को रिपोर्ट कर रहा है तो दोहरा कमांड सिस्टम हो गया। उस आधार पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी यहाँ पर स्लो होती है। तो ये एक तरह से माना जाता है कि निर्णय में थोड़ा डिले होता है। इसी के साथ साथ पुलिस सीधे आप देखें कमिश्नर और पुलिस के नियंत्रण में है, जबकि यहाँ पर आप देखें एसपी डीएम को रिपोर्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली आप देखें पुलिस का तंत्र भी कहीं ना कहीं डीएम के एक नियंत्रण की स्थिति में दिखता है। तो कमिश्नरेट जो सिस्टम है उसमें प्रमुख रूप से ये एक अंतर दिखाई पड़ता है। अब दोनों यहाँ विकल्प देखते हैं। पुलिस अधीक्षक एसपी जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं, आयुक्त प्रणाली में नहीं, ये मजिस्ट्रेट सिस्टम में होता है। तो पहला गलत है। एसपी का फोकस जांच और कानून व्यवस्था पर है, डीएम के पास मजिस्ट्रियल शक्तियाँ होती हैं। तो आप देखें जब हम आयुक्त प्रणाली की बात करते हैं तो कमिश्नर और पुलिस जो सीपी है उसके पास मजिस्ट्रियल पावर भी एक तरह से रहती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत है। तो ये दोनों एक तरह से आप देखें मजिस्ट्रियल जो सिस्टम होता है उसकी एक तरह से विशेषता है, न कि आयुक्त या कमिश्नरेट सिस्टम की। तो दोनों आपके गलत हैं, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है डी। हमें सत्य पूछा गया है तो डी इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम आते हैं जहां पर हम विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है वो आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न है वो आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहला कथन सही है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो मसौदा समिति थी उसने भारत का मसौदा संविधान तैयार किया। तो प्रमुख रूप से आप यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि जब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो यहाँ पर बात की जा रही है ड्राफ्ट कमेटी की, जो एक तरह से प्रारूप समिति वो 1947 में बन चुकी थी। 26 नवंबर 1949 को अगर हम देखें तो हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट किया गया और अंतिम रूप में अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस आधार पर जो ड्राफ्ट कमेटी की बात की जा रही है 1947 में ही अगस्त में हो चुका था। तो इस आधार पर आप देखें दूसरा कथन गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी उत्तर हमारा सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आ जाते हैं जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। और आज अगर हम देखें तो पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण, यानी हाउस होल्ड जो भी एक तरह से आप देखें कि कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है उसका जो सर्वेक्षण है उसके आंकड़े हैं वो हम यहाँ पर देने वाले हैं। ध्यान रखें इसका जो डिटेल है वो आने वाले 3 महीने के बाद आएगा। कुछ फैक्ट सीट के रूप में जो डाटा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 22-23 का वो दिया गया है। आप ध्यान रखें कि इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। जहां तक इस सर्वेक्षण को करने की बात है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा इसको किया जाता है। और ये जो पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण है इसमें प्रमुख रूप से आप देखें कि हर 5 साल में इसे कंडक्ट किया जाता है। तो अंतिम बात 2011-12 में था, 17-18 वाला जो आंकड़ा है वो एक तरह से छोड़ दिया गया। तो 11-12 के बाद आप कह सकते हैं लगभग 11 साल के बाद ये हमारे यहाँ उपभोग या कंजम्पशन के संदर्भ में ये आंकड़ा एक तरह से दिया गया है। अब ये जो आंकड़ा आया वो 11 साल के बाद है, 2011-12 के बाद अब 22-23 का आ रहा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात बोली गई है, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ग्रामीण और शहरी दोनों जगह पर अगर हम परिवारों की बात करें तो औसत रूप में जो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है, यानी इसको हम बोलते हैं मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको MPC कहा जाता है, औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। यानी एक महीने में औसत रूप में एक व्यक्ति कितना खपत एक तरह से कर रहा है, उस पर कितना खर्च कर रहा है, वो आंकड़ा 11 साल के अवधि में आप देखें 2 गुना हो गया है। अब इसमें आप देखें 2 आंकड़े दिए गए, दोनों ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें पहला आंकड़ा जो दिया गया, पहले आंकड़े में जो MPC की बात की गई है, मतलब औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, इसको MPC कहा गया है। यहाँ पर आप देखें जो पहला वाला आंकड़ा है विदाउट इम्प्यूटेशन है, मतलब सरकार के द्वारा जैसे मान लीजिए फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो जो भी सरकार के द्वारा मुफ्त में फ्री में कोई भी आपको भुगतान किया जा रहा है, चाहे राशन ही क्यों ना दिया जा रहा है, वो इसमें शामिल एक तरह से आपका नहीं है। तो बिना सरकारी कोई भी मदद है उसको देखे हुए ये देखा जा रहा है कि जो उपभोक्ता व्यय है वो कितना है मासिक आधार पर हर व्यक्ति का। और यहाँ पर आंकड़ा अगर आप देखें 2 रूप में लिया गया है, करंट प्राइस मतलब चालू मूल्य, और ये 2011-12 के आधार मूल्य पर।
तो चालू प्राइस मतलब आज का मूल्य, और 11/12 मतलब आधार वर्ष 11/12 के आधार को लेकर, उस समय के मूल्य को लेकर। तो आप देखें, अगर हम यहाँ पर आंकड़ा देखें तो नवीनतम जो आंकड़ा है ग्रामीण क्षेत्र में 3,773 रुपये प्रति व्यक्ति की बात है, जबकि अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें तो 6,459। यही तुलना अगर हम 11/12 के आंकड़े से करके देखें तो 1430 की तुलना में लगभग आपका दोगुने से ज़्यादा हो गया है। 2630 की तुलना में ये भी आपका दोगुने से ज़्यादा हो गया है। तो ये जो कहा गया है कि दोगुना हो गया वो बिल्कुल सही है। अगर हम एक तरह से स्थिर मूल्य की बात करें तो आंकड़ा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि स्थिर मूल्य हम 11/12 के मूल्य के आधार पर लेते हैं। तो अभी का आंकड़ा गांव में अगर हम देखें तो 2008 रुपये दिखा रहा है, शहरी क्षेत्र में 3,510। तो 1430 का आप देखें यहाँ पर दुगना नहीं हो रहा है, स्थिर अगर हम बात करते हैं, यानी जो आपका आधार वर्ष है। और 2630 का आपका 3510 हुआ है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से दुगने होने की जो बात है वो करंट प्राइस पर है, लेकिन जब हम आधार वर्ष को देखते हैं तो नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है विद इम्प्यूटेशन। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो भी सरकार के द्वारा मुफ्त में या अन्य रूप में आपको कुछ आमदनी मिली है या जो आपको मुफ्त राशन मिला उसकी वैल्यू जोड़ा गया है, तो उस आधार पर आंकड़ा क्या है। उस आधार पर अगर हम चालू मूल्य में देखें तो यहाँ पर 22-23 का जो सर्वेक्षण नवीनतम है, ग्रामीण क्षेत्र में 3,860 है, शहरी क्षेत्र में 6,521। जबकि अगर हम 2011-12 की बात करें तो आंकड़ा 1430 था, यानी उसका दुगना हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। और 2630 है, इसका भी दुगना हुआ है। तो ये बिल्कुल सही आंकड़ा अगर हम करंट प्राइस की बात करें दोनों में, यानी मुफ्त वाले वैल्यू को शामिल करें या ना शामिल करें। अब अगर हम 2011-12 आधार वर्ष की बात करें और मुफ्त में जो उन्हें किसी भी तरह की राहत मिली है, कोई राशन मिला, उसकी वैल्यू शामिल करें, तो आप देखें 22-23 का सर्वेक्षण कहता है 2,054 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में प्रति महीने की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति 3,544। यही आंकड़ा अगर हम 2011-12 से तुलना करके देखें तो 1430 की तुलना में दोगुना नहीं है लगभग, और अगर हम यहाँ पर 2630 की तुलना में देखें तो ये भी दोगुना नहीं है। यानी दोनों स्थितियों में आंकड़ा प्रमुख रूप से जो पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण में निकल के आया है वो दुगने की स्थिति है, वो करंट प्राइस पर एक तरह से दिखा रहा है। तो आपके लिए ये आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप महत्वपूर्ण रूप में ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के आंकड़े दुगनी वृद्धि हुई है नहीं है, करंट प्राइस पर है या आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर है, पूछा जा सकता है। तो करंट प्राइस के आधार पर उपभोग व्यय में दुगने की वृद्धि है, लेकिन आधार वर्ष के मूल्य को लेकर चलें तो ऐसा नहीं है। तो इसी आज के तथ्य के साथ आज का हमारा जो दैनिक क्विज है उसको हम समाप्त करते हैं। और आप सभी अभ्यर्थी एक यहाँ पर सूचना को ध्यान से सुने। हमारे द्वारा यानी बायजूस एग्जाम प्रेप IAS की तरफ से एक मॉक टेस्ट श्रृंखला संचालित है, जिसके संदर्भ में आप देखें कुछ टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी मॉक टेस्ट बचे हुए हैं। तो हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप देखें मॉक टेस्ट के बारे में सूचना दी गई है। आप उस सूचना के आधार पर हमारे मॉक टेस्ट श्रृंखला में अभी भी भाग ले सकते हैं। विस्तृत रूप में जो मॉक टेस्ट है उसका अलग अलग फैकल्टी जो डिस्कशन है वो आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। और मॉक टेस्ट जो श्रृंखला होती है उसके आधार पर अपनी गलतियां और अपनी जो मजबूत पक्ष है उनको पहचान कर प्रारंभिक परीक्षा में आप बेहतर रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी मॉक टेस्ट श्रृंखला में जरूर भाग लेंगे। अगर भाग नहीं ले रहे हैं अभी तक तो जल्द इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक के माध्यम से उसमें अपने प्रवेश को सुनिश्चित करें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैनिक क्विज के नए अंक में कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आप सभी अपना बेहतर रूप में ध्यान रखें। धन्यवाद।